हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 7 के बारे में। और उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट को ज़रूर देख लिया होगा। लगातार एक सप्ताह से हम आपको ये सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चंस अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो 350 क्वेश्चंस आपका हो गया है। और मैं आपको बता दूँ कि 350 क्वेश्चंस का PDF मैं आपको कल मॉर्निंग तक अपने एप्लीकेशन पर फ्री वाले सेक्शन में दे दूंगा। तो जो लोग PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं सभी क्वेश्चंस का, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, फ्री वाले सेक्शन में देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर बात करें एप्लीकेशन की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्सेज हैं वो मानसून सेल को लेकर के स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है 19 से लेकर के 21 जुलाई तक के लिए। यानी 2 दिन आपके पास है, 19 आज है तो आज तो निकल जाएगा, 20 और 21 2 दिन आपके पास है। 2 दिन में जाकर के हमारे एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्सेज हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आप 99 के साथ बाई कर सकते हैं और पूरे आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाती है। ठीक है, तो 1 साल की वैलिडिटी के साथ कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको 99 में मिल जाता है। तो देर क्या करना है यार, जाइए अपने पसंद के कोर्स को ज्वाइन करिए। और तो बिल्कुल देर नहीं करना है, जस्ट जाइए और अभी के अभी बाई कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, आप वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन वगैरह करके पेड कोर्स वाले सेक्शन में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर जेम्स शिफ्टन। सर जेम्स शिफ्टन, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है कि भारत के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकॉन्ग जो गंगा सहयोग है इसके सदस्य हैं? भारत के अलावा इसमें टोटल 6 देश होते हैं, जिसमें भारत के अलावा 5 अन्य देश की बात करें तो मेकांग गंगा सहयोग में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। तो सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि मेकांग गंगा सहयोग MGC एक उप क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया क्षेत्रों के 6 देश शामिल हैं। और ये 6 देश आप इस प्रकार देख सकते हैं, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है इसका मुख्यालय आपका भारत के गुरुग्राम में स्थित है। 2015 में इसको स्थापित किया गया था, भारत और फ्रांस ने मिलकर के स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था कब? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1979, ऑप्शन सी 1979 में। जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? और इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बना रखा है। इसे हम लोग स्थानांतरीय कृषि या फिर इसको झूम कृषि के नाम से जानते हैं, घुमंतु खेती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है और इस पर अलग से क्वेश्चंस पूछा भी जाता है। तो आप लोग जाकर के झूम खेती या फिर स्थानांतरणीय कृषि जो है उसको आप देख लीजिए, हमारा वीडियो मिल जाएगा। सेरेंगेटी जो नेशनल पार्क है किस देश में स्थित है? सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो ये आपका अफ्रीका में पड़ता है, ऑप्शन बी अफ्रीका में। उत्तर केन्या से तंजानिया के घास मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी केन्या से तंजानिया के घास मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन बी, मसाई लैंड के नाम से जानते हैं, मसाई लैंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो देखिए प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में इसमें 10 शामिल किए गए थे और 11वां को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर होगा कि प्रारंभ में 10 जोड़े गए थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास बनेगा? आई होप कि आपने समास वाली वीडियो देख रखी होगी। नहीं देखी है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पेपर के लिए। तो समास आप जाकर के देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि समास, अगर निशाचर की बात करें तो निशाचर को तोड़ेंगे तो आपका इसमें 2 पद है जो कि दोनों अप्रधान होते हैं और ये आपका इसमें तीसरा किसी को डिनोट करता है। जैसे निशाचर का मतलब क्या होगा आपका, राक्षस को हम लोग तीसरा शब्द जो कि राक्षसी बनेगा इसका। तो राक्षस एक तरह से हम यहाँ पे कहेंगे कि जब 2 पद अप्रधान हो और किसी तीसरे की बात की जाती है तो वहाँ पे बहुव्रीहि को टिक करते हैं। तो यहाँ पे सी करेक्ट बनेगा।
अगला है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है। विभावरी जो है वो किस प्रकार का शब्द है। तो ये आपका एक तरह से हम कहेंगे कि तत्सम है, ठीक है। जो शब्द संस्कृत का ज्यों कहते हैं इस्तेमाल करते हैं उसे तत्सम कहते हैं, और बदल करके इस्तेमाल करते हैं उसे तद्भव कहा जाता है। तो विभावरी जो है ये आपका रात्रि जो है उसका एक तरह से पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। तो तत्सम करेक्ट होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सेना का पर्यायवाची शब्द हम लोग अनिक कहते हैं, अनिक, ऑप्शन ए अनिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो ये आपके जनता में निहित होता है, ऑप्शन ए जनता में निहित होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो हम जानते हैं कि प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और उस वक्त 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता। लेकिन यहाँ पे पंथ निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था, इसलिए सी करेक्ट आंसर बनेगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। कब स्वीकृत किया था। तो ये स्वीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया। उद्देशिका का विचार और एक पूछा जाता है कि उद्देशिका की भाषा। तो दोनों को याद रखना है कि उद्देशिका का जो विचार है वो यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन डी बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और पढ़ सकते हैं कि उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो इसका अध्ययन किया गया था विलियम हॉर्वे के द्वारा, डी यहाँ पे करेक्ट है, विलियम हॉर्वे। गुड़ी पड़वा या फिर इसको हम लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको हाल ही में हमारा जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रहा है उसमें मैंने आपको बताया था त्यौहार, भारत के जो प्रमुख त्यौहार है अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्म के द्वारा जो मनाए जाते हैं वो मैंने अच्छे तरीके से कवर कराया है। अगर आपने नहीं देखा तो यार टॉपिक वाइज वाली वीडियो को मिस मत करो, आप उन सभी वीडियोज़ को देखिए क्योंकि वहाँ से डेफिनेटली कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो गुड़ी पाड़वा जो मैंने आपको बताया था ये महाराष्ट्र के अंतर्गत मनाया जाता है, तो यहाँ पे हम सी को टिक कर सकते हैं। अगला है कि सोवा रिंगपा क्या है। सोवा रिंगपा क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप बताइए कि सोवा रिंगपा क्या है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जो कि आई नो कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत लोग देखते हैं वीडियो लाइक और कमेंट्स करने से मतलब नहीं रखते, तो ऐसा नहीं किया करिए। थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है अगर आप लोगों का लाइक्स आता है, आप लोगों का कमेंट्स आता है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें यार। लाइक करके चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर रेशियो हम देखते हैं तो 30% और 70% का रेशियो चल रहा है। 30% सब्सक्राइब किए और बिना सब्सक्राइब किए हुए देखने वाले का 70% रेशियो, तो ये अच्छा नहीं लगता है। आप लोग सब्सक्राइब करके मेम्बर बन जाइए, क्या ही दिक्कत है, तो हमें भी अच्छा लगता है। देखिए सोवा रिंगपा की बात करें तो ये तिब्बती चिकित्सा एक पद्धति है, तो यहाँ पे आप ए को टिक करिएगा। सोवा रिंगपा तिब्बती चिकित्सा पद्धति है। गोरखपुर शहर निम्न में से किस नदी के पास स्थित है। गोरखपुर जो शहर है वो किस नदी के पास स्थित है। राप्ती नदी, ठीक है, राप्ती नदी, ऑप्शन ए। भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं 50 क्वेश्चंस, आज का टारगेट हम आपको देते हैं कि अगर आप 38 स्कोर कर देते हैं तो बहुत अच्छी स्कोरिंग रहेगी आपकी। तो आप लोग थोड़ा सा बताइए कितना स्कोर करते हैं। झीलों का शहर उदयपुर को कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। कुचिकल झरना किस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊँचा झरना माना जाता है कुचिकल झरना, तो ये किस राज्य में स्थित है। तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, कुचिकल झरना कर्नाटक में। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, किस प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, किस प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अनुसार, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत ऑप्शन सी, पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्यों में से एक है। तो बताइए कि किस राज्य में स्थित है। तो पक्षी अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, ये सब कुछ मैंने अभी हाल ही में आपको कराया हुआ है टॉपिक वाइज में, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा उस वीडियो को। और यहाँ पे पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य मैंने बताया था कि ये कर्नाटक में पड़ता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है कि सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की या फिर चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल क्या करता है। आप लोग कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदते हैं जो कार्टेज वगैरह बॉक्स में आता है, तो उसमें एक छोटा सा पैकेट में आप देखते हो कि कुछ रहता है चूर्ण टाइप का, तो वो क्या होता है सिलिका जेल में, जो कि ये क्यों रखा जाता है, उसमें क्या करता है ये कि नमी को सोख लेता है। ठीक है, नमी को सोख लेता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। किस कारण से, तो ध्यान रखना है कि प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पे गलती करेंगे कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, जी नहीं, उन्होंने ये सिद्धांत तो दिया था, लेकिन उनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है उसके लिए। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस में श्वसन संबंधी जड़ें पाई जाती हैं। श्वसन संबंधी जड़ें पाई जाती हैं, तो ऑप्शन ए होगा राइजोफोरा जो है, इसमें श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। जीवाणु से मानव शरीर की निम्न में से कौन रक्षा करता है। जीवाणु से मानव शरीर की कौन रक्षा करता है। तो फैगोसाइट्स जो है वो मानव शरीर को जीवाणु से रक्षा करता है। फिरोमोन्स पाए जाते हैं। फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं। फिरोमोन्स जो कि कीटों में पाया जाता है, इंसेक्ट्स, ऑप्शन ए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपवर्तित हो जाता है, उसके वेग कम हो जाते हैं, आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तरंगदैर्घ्य क्या होता है कि वो बदल जाता है। ठीक है, तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य वो सब कुछ बदलता है, लेकिन आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, आवृत्ति बिल्कुल सही होगा, नहीं बदलता, अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका भित्ति निम्न में से बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति निम्न में से बनी होती है, किसकी बनी होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और हमने ये कई बार डिस्कस किया है कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग बार पूछा जाता रहता है, तो दोनों याद रखिएगा। अगला आपको सिनोनिम्स बताना है, तो मिलता जुलता शब्द क्या होगा किसका। तो विजिलेंट जो शब्द दिया गया, इसका मिलता जुलता शब्द क्या होगा। तो सबसे पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए। विजिलेंट का मतलब होता है जैसे कि चौकस, चौकन्ना होना, सावधान रहना, इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे वॉचफुल जो होगा वो इसके मिलता जुलता शब्द है, तो करेक्ट आंसर ए को टिक करेंगे। ठीक है, वेसिन की संधि किन किन के बीच हुई थी। वेसिन की जो संधि हुई थी किसके किसके बीच हुई थी। तो वेसिन की संधि यहाँ पे अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच, बाजीराव द्वितीय के बीच 1802 में हुआ था। ये डेट याद रखेंगे, 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। निम्न में से अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। अशोक के किस शिलालेख में धर्म, या फिर इनको धम कहा जाता है, धम की व्याख्या की गई है। तो ध्यान रखना है कि जैसे कि देख म और म रिपीट होता है, यानी एक और एक रिपीट होता है, इस तरह से हमने याद किया हुआ है। इग्रावा जो शिलालेख है इसमें धम की व्याख्या की गई है। किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। शाहजहां ने किसके विरुद्ध, किस सिख गुरु के विरुद्ध इन्होंने लड़ा था। तो ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। गुरु हरगोविंद सिंह जो थी, इनके साथ करतारपुर का युद्ध शाहजहां के द्वारा लड़ा गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। तो वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया जाता है वो हम देखते हैं 326 के अंतर्गत। ठीक है, 326 के अंतर्गत। और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जानते हैं कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष
कर दिया गया था वोट देने का जो आयु है। नेक्स्ट आता है कि संविधान का भाग 16 संबंधित है। संविधान का जो भाग 16 है वो किससे संबंधित है? तो भाग 16 का संबंध होता है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। निम्न में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर पर मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, जिसमें आपको एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से दोनों के बारे में अच्छे से याद भी कराए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जा कर के उस वीडियो को ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये एक नंबर आपको बचा सकता है। तो अप्रत्यक्ष कर जो है माल और सेवा कर से संबंधित, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं, और ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को बताइए कि निम्न में से किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जैसे कि हमने ऊपर में देखा। 11वां तो 86वें के द्वारा जोड़ा गया। तो 10 जो जोड़े गए थे वो किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है। नेक्स्ट, पुस्तक टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड का लेखक कौन है? टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जो जनक है माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ओजोन परत निम्न में से किस में निहित है? ओजोन जो परत है वो किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत का संबंध जो होता है वो यहाँ पे आप कहेंगे समताप मंडल। ऑप्शन सी हो जाएगा, समताप मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ताप्ती नदी का उद्गम और अंत कहाँ होता है? ताप्ती नदी का उद्गम और अंत कहाँ होता है? तो इसका अंत तो अरब सागर में होता है, हम जानते हैं किधर गिरता है, और ये बैतूल पहाड़ी से निकलता है। मध्य प्रदेश में बैतूल पहाड़ी से निकलता है। नेक्स्ट आता है कि इम्प्रूव द गिवन सेंटेंस विथ गिवन ऑप्शन। तो देखिए सेंटेंस है कि द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। इस तरह का अगर आप थोड़ा समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कॉम्परेटिव डिग्री में जब स्टार्ट होता है द ग्रेटर से, तो जो सेकंड सेंटेंस होता है उस सेंटेंस का जो सेकंड पॉइंट है कॉमा के बाद जो रहता है सेकंड क्लाउज कह सकते हैं, तो ये दोनों के दोनों आपका द ग्रेटर से ही स्टार्ट, मतलब द ग्रेटर जब कॉम्परेटिव में है तो ये भी आपका द कॉम्परेटिव के थ्रू ही लगेगा, द हाइयर होना चाहिए था, तो द हाइयर यहाँ पे हो जाएगा। तो सी को टिक करेंगे, यानी कॉमा के पहले और कॉमा के बाद दोनों सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप क्या होता है? फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री पर जमना, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना। ये कई बार मैंने आपको बताया 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ठीक उस तरह से फ़ारेनहाइट अगर हम मापक्रम की बात करें तो ये आपका 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या, 32 तो जमना हो गया, उस तरह से 212 फ़ारेनहाइट आपका ये हो जाएगा। इस पर पानी उबलने लगता है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन डी। तीसरे मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की थी? तो तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध 1792 याद रखिएगा, और इसमें टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो बी को टिक करेंगे। यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा गया 18 मार्च 1792, तो इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है कि अष्टांगिक मार्ग निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म के साथ। अष्टांगिक मार्ग जो है, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन से संबंधित, यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। भारोत्तोलन से संबंधित है वर्धमान ट्रॉफी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पे ध्यान रखना 1981 में 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जाती है। बालफक्रम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है मेघालय के अंतर्गत। डी करेक्ट है, मेघालय के अंतर्गत। जैविक पर्यावरण में शामिल होते हैं, जैविक पर्यावरण में कौन कौन शामिल होते हैं? तो जैविक पर्यावरण में उत्पादक, फिर उसके बाद उपभोक्ता, फिर उसके बाद अपघटक, ये तीनों शामिल होते हैं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा।
और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि अत्यधिक चारण का क्या परिणाम होता है। अत्यधिक चारण का क्या परिणाम हो सकता है। अत्यधिक चारण से मृदा अपरदन हो सकती है। मृदा अपरदन ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे 50 हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपने अच्छा स्कोर कर लिया होगा। जो भी आपकी स्कोरिंग रही नीचे कमेंट्स करके बताइए और देखते हैं क्या आपकी स्कोरिंग आती है। वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार बार बार कहना हमें अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उस पर ऑल सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और इसका PDF जैसा कि मैंने आपको बताया वो हम आपको एप्लीकेशन पर फ्री वाला जो सेक्शन है वहाँ पे डाल देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी जो हमारा कोर्सेस है वो आपको 21 तारीख तक 99 में मिल रहा है। तो बिल्कुल ये भी देर नहीं कर सकते, आप अपने अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग जा करके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन लिंक दिया गया, डाउनलोड करिए, लॉगिन वगैरह करके ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।